हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सी एम मयंक मंडोरा। आज ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा जो वीडियो है, बेसिक अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट होने वाला है। यानी आज हमने थ्योरेटिकली अकाउंटिंग को पूरा हम बेसिक आज समझ लेंगे और कल से हम प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करेंगे। तो जो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या-क्या है। सबसे पहले ये सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों में डील करता है, नॉन मॉनेटरी चीज़ों को या क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को अकाउंटिंग कवर नहीं करती। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड रहता है। जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बताता है, यानी आपने जो चीज़ें कर ली, चाहे जितनी सेल हो गई, जितना प्रॉफिट हो गया, वो सब के बारे में बात करता है। फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकता है। Relies on estimates and judgments, involves personal judgment which may cause bias, कि कभी-कभी एस्टिमेट्स पे भी काम होता है और जजमेंट जो है वो इंडिविजुअल का जजमेंट रहेगा, तो उससे बेसिस पे आपके जो फाइनेंशियल्स है वो दिखने में थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं। फोर्थ है कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉड और एरर्स। फ्रॉड और एरर्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, डिटेक्ट तो कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में जब भी आप फेयर अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप अकाउंटिंग सीखोगे, तो आप एरर्स तो डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। या कोई फ्रॉड है, आप फ्रॉड को डिटेक्ट तो कर लोगे, लेकिन वो चीज़ होने के बाद आप पकड़ पाओगे, उसको रोक नहीं सकते हो। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है मे नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑलवेज। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस का मैं अभी आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता क्या है, उसके बाद डिटेल में हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी बिजनेस का ओनर और बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएंगे। यानी कभी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंडिविजुअल का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस को सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। सेकंड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस जब भी शुरू हुआ है वो टिल इंफिनिटी या टिल परपेचुइटी चलता रहेगा। कोई भी बिजनेस ये इंटेंशन से ओपन नहीं करता है कि मैं आने वाले 5 साल बाद इस बिजनेस को शट डाउन कर दूं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन द फ्यूचर एंड फॉर एवर। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है ओनली ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन मनी विल बी ट्रीटेड इन अकाउंटिंग या विल बी कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग, यानी वो ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है सिर्फ उसी की आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट यानी जो चीज वो होने वाली है, जैसे मान लीजिए मार्च का रेंट है, आपने कोई आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने रेंट पे एक गोडाउन ले रखा है। अब मार्च का रेंट है, आप उसका पेमेंट करेंगे 3 अप्रैल को। अब हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड होता है इन इंडिया, फाइनेंशियल ईयर जो है वो अपना चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 1 मार्च से लेके 31 मार्च का जो रेंट है उसका पेमेंट आप करोगे 2 या 3 अप्रैल को। तो अब आप कैश बेसिस पे उसकी एंट्री नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने अप्रैल में पेमेंट करा तो जो एक्सपेंस है वो मेरा अप्रैल मंथ का है, नहीं। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आपने सर्विस कब ली थी, मार्च के मंथ में ली थी, तो एक्सपेंस भी कौन से मंथ का माना जाएगा, मार्च के मंथ का माना जाएगा, ना कि अप्रैल के मंथ। इसको और डिटेल में जब अपन ये कंसेप्ट कवर करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, यानी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के भी दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। क्योंकि अकाउंटिंग में हमेशा चीज जो है वो इक्वल रहेगी, कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये डिफरेंस नहीं आएगा, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप आगे जब फाइनल अकाउंट्स में पहुंचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कभी भी डिफरेंस नहीं आ सकता। क्योंकि अगर मैंने 100 रुपए का खर्चा किया है तो 100 रुपए से मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँगा, तो नेट में नेट बैलेंस शीट मैच आनी चाहिए। मैच क्यों आएगी कि मैंने 100 रुपए देके कुछ गुड्स खरीदे, तो 100 रुपए एक तरफ से निकले, दूसरी तरफ स्टॉक आ गया, तो इफेक्ट उसका जीरो होना चाहिए, डिफरेंस उसका जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कहता है कि हर चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है थ्रू द लाइफ ऑफ द बिजनेस। यानी पिछले साल जो मैंने जैसे डेप्रिसिएशन अभी आपके इस टॉपिक में आएगा, या अभी आप सिर्फ इतना समझो कि पिछले साल मैंने जिस तरीके से अकाउंटिंग की है, मेरे को उसी तरीके से अकाउंटिंग इस साल भी करनी पड़ेगी, ये कहता है कौन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको लॉस होने वाला है, आपको उस लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है।
तब आज अगर मुझे पता है कि मैं अगर ये चीज़ बेचूँगा, तो मैंने जितने में खरीदी है, मैं उतने पैसे वापस नहीं ले सकता हूँ, मुझे लॉस होगा। तो मुझे वो लॉस पहले ही बुक कर लेना चाहिए और अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि मैं इस चीज़ को प्रॉफ़िट में बेच सकता हूँ, तो प्रॉफ़िट आपको आज बुक नहीं करना है, प्रॉफ़िट आप तभी बुक करेंगे जब आप उस चीज़ को बेचेंगे। तो ये थे कंज़र्वेटिज़्म कन्वेंशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन और अगला हम जो प्रैक्टिकल है, हम इसी पे करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। हम इसी के बेसिस पे हमारी जो प्रैक्टिकल है हम आगे शुरू करने वाले हैं। जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 50,000 लेके आया, फर्नीचर 20,000 लेके आया और टोटल 70,000 रुपीज बिजनेस में लगाए। अब लायबिलिटीज जो है यानी फर्नीचर मान लीजिए कि 20,000 रुपए किसी से उधार पे लेके आया और 10,000 रुपए का कैश जो है वो किसी से मांग के लाया, तो 30,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है। तो जो बैलेंस बचेगा वो होगा 40,000 रुपीज़, यानी अगर आप इसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो 70,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस एक्स। अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी क्या, 40,000 रुपीज़। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन और अगला हम प्रैक्टिकल इसी पे करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम में भी ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, टैक्स अकाउंटिंग हो गई, ऑडिटिंग हो गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गई, हमने शायद पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया। अब आएंगे मोड्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हम नहीं करते हैं, इंडिया में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब कि मैंने एक ही ट्रांजेक्शन का एक ही इफेक्ट दिया, जैसे मैंने अभी आपको बोला हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने जरूरी है, लेकिन अगर मैं ट्रांजेक्शन के दो की जगह एक ही इफेक्ट देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम हो जाएगा क्या, जब मैं एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देता हूं। एवरी ट्रांजेक्शन इज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, और रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फ्रॉम वन साइड ओनली। जैसे मैंने ये लिख दिया कि भाई 70,000 रुपीज पेड फॉर फर्नीचर, तो 70,000 रुपया कैश माइनस कर दिया, लेकिन फर्नीचर ऐड करना बाकी रह गया। या मैंने घर खर्च में पैसे यूज ले लिए, तो मैंने 20,000 रुपए का कैश तो विड्रॉ मार लिया कि 20,000 रुपीज खर्च हो गए मेरे, लेकिन कहाँ खर्च हुए वो नहीं दिखाया, तो वो क्या हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालती है वो अभी आपके नहीं है, बहुत बात की बात है। और करियर अपॉर्चुनिटीज इन अकाउंटिंग, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, आप होशियार हैं, ये मुझे पता। तो ठीक है, इस वीडियो में हमारी जो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या बेसिक्स टू अकाउंटिंग, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को इस चैनल के साथ, इन वीडियोस के साथ बने रहना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आज की डेट में हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो सिर्फ 2 सब्सक्राइबर है, और मेरा जो गोल है वो है 1000 टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस डालता रहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।